स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन अपने कंपाउंड्स में टेट्रावैलेंसी क्यों शो करता है और कैसे शो करता है। दूसरा मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी व्हाट इज़ अ हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट इट्स टाइप। बट इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर आपको रिवाइज़ करवाऊंगी ताकि आप लोग को लास्ट लेक्चर मेरा मेमोराइज हो जाए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया था कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो होता है वो डाइवैलेंट होता है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि हमेशा कार्बन टेट्रावैलेंसी कौन से स्टेज में शो करता है, जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में शो करता है, इस एक्साइटेड स्टेट में आता है। चलिए, मैंने यहाँ पे पहले से ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रखा है। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम देखते हैं। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को बताने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 4 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं, S, P, D एंड F, जिसमें से जो F एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है और S एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है। अगर हम एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं SPDF के अंदर, तो हम ये पाते हैं कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती है आपकी? F इज ग्रेटर देन, D इज ग्रेटर देन, P इज ग्रेटर देन S, यानी F की सबसे ज़्यादा होती है और S की एनर्जी सबसे कम होती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि जब हम यहाँ पे एनर्जी के बढ़ते हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहे हैं ऊपर की ओर, तो नीचे मैंने क्या रखा है, 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल रखा है और उसके ऊपर हमने क्या रखा है, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल रखा है, क्योंकि p एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी s एटॉमिक ऑर्बिटल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन डाइवैलेंसी शो कर रहा है। यहाँ पे 2s2 का इलेक्ट्रॉन 96 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लेके किस में जंप कर जाता है, 2p जेड एटॉमिक ऑर्बिटल में जंप करता है, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपका कार्बन किस स्टेज में आ गया है, टेट्रावैलेंसी में आ गया है। इस टेट्रावैलेंसी पोजीशन में अब आपके कार्बन के वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट एटम या फिर 4 सेम एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का CH4 था, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या बात करेंगे कि ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हाइड्रोजन एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, केमिकल 4 CH बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, इतनी चीज़ें हो गई, इसी तरह से CH4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए था, हम ऐसा सोच के बैठे हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। इसको देखने के लिए हम फिर से इस पे नज़र डालते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे, जहाँ पे कार्बन अपना क्या है, एक्साइटेड स्टेट में पाया जा रहा है और इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके p एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका s एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, यानी जो 4 हाइड्रोजन एटम की s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के जो 4 s एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे वो किस किस के साथ ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये आप देखिए, यहाँ पे आपके 2 तरह की बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आप पहला देखिए, पहली CH बॉन्ड जो बन रही है वो S और S एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रही है, और जो 3 CH बॉन्ड बन रही है वो आपके 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल की, जब 3 S एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होती है तब बनती है। यानी इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 3 CH बॉन्ड जो हैं आपके एक नेचर के होने चाहिए और एक CH बॉन्ड जो होना चाहिए वो डिफरेंट नेचर का होना चाहिए। यानी CH4 मॉलिक्यूल के अंदर चारों बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होने चाहिए, चारों CH4 मॉलिक्यूल के अंदर 3 बॉन्ड एंगल एक तरह के होने चाहिए और एक बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए वो डिफरेंट तरीके का होना चाहिए। चारों की बॉन्ड लेंथ भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, और बॉन्ड एनर्जीज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्या ऐसा होता है? चलिए हम देखते हैं।
इसको देखने के लिए हम CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर खींचते हैं। जब हम CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर खींचते हैं और जब इसके स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है तो ये इसके स्ट्रक्चर की स्टडी में ये पाया गया है कि ऑल 4 CH bonds in methane are equivalent in nature। ठीक है, bond lengths are also equal। थर्ड पॉइंट, bond energies are also same। और bond angle कितना पाया गया? Bond angle is found to be 109 degree 28 minute and the geometry of the CH4 molecule is tetrahedral। अब इन चार चीज़ों को प्रूव करने के लिए कि मीथेन के अंदर चारों CH बॉन्ड सेम बॉन्ड लेंथ की होती हैं, सेम बॉन्ड एनर्जीज की होती हैं और आपकी चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी सेम होती है और बॉन्ड एंगल भी कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है और ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल होती है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए पाउलिंग और स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत हाइपोथेसिस का सहारा लिया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आप आ जाए कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। अब हम आएंगे किस बात पे? हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन किसे कहने से पहले हम आपको ये बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट किसने दिया था। जैसा कि मैंने बताया, दिस कॉन्सेप्ट was first introduced by Pauling and Slater। इन लोगों ने दिया था। दूसरा, ये क्या है? एक हाइपोथेसिस है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इज ए हाइपोथेसिस जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा है। सिर्फ और सिर्फ उन चार बातों को एक्सप्लेन करने के लिए कि मीथेन की चारों बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं, चारों CH बॉन्ड सेम होते हैं, बॉन्ड एनर्जीज भी सेम होती है। इस बात को प्रूफ करने के लिए पाउलिंग और स्लेटर ने एक छोटे से इमेजिनेशन का सहारा लिया, यानी हाइपोथेसिस का सहारा लिया। उस हाइपोथेसिस का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके जिस थ्योरी पे आधारित है उस थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इज बेस्ड अपॉन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड क्या थ्योरी क्या होती है या VBT क्या है, ये जब हम आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे क्लास 11th में तो उसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। आप यहाँ पे बस ये समझ लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बेस्ड है, जिसे फर्स्ट टाइप पाउलिंग और स्लेटर ने दिया था और ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के लिए हम फिर से एक बार उसी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को बनाएंगे जिसको मैंने आपको पहले बनाया था। ये आपकी एनर्जी क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नीचे ये आपका कार्बन की ग्राउंड स्टेट में है जिसमें आपका 2s2 इलेक्ट्रॉन है
और इसके बाद ये आपके क्या हैं, px, py और pz एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। यहाँ पे आपका कार्बन 96 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी को लेकर आपका जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किस में आ जाता है, 2pz में आ जाता है। इस तरह से 2px1, 2py1, 2pz1 और ये हो गया आपका 2s1। अब ये हम आपको बाद में बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट देने के बाद कि ये 96 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी कहाँ से आती है, जिसको लेके ये आपका 2s वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ जाता है, 2pz में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, जहाँ पे आपके पॉलिंग और स्लेटर ने हाइपोथेसाइज किया, या आप मान लीजिए उसे एज्यूम कर लिया कि ये ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल की किसके साथ, इन 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या होती है, मिक्सिंग होती है। देखिए मिक्सिंग का मतलब ये है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रही है, उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी एनर्जीज भी क्या हो रही हैं, आपस में मिक्स हो रही हैं। और साथ में क्या हो रही है, उनकी एनर्जीज का क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का कहने का मतलब मेरा ये है कि 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग के बाद थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जो p एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है वो आफ्टर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इस एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग और उनके एनर्जीज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ नई ऑर्बिटल्स, रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स की क्या होती है, कुछ रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, जनरेट करती हैं। और ये सारी रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स जो जनरेट कर रही हैं ये सब इक्वल एनर्जीज की होती हैं और हाईली डायरेक्शनल होती हैं। इन रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स को आप क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इस पूरे फिनोमिना को आप क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रही हूँ। ये आपकी क्या है, इनको आप पहले क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स कहेंगे। ये सारी क्या होंगी, having सेम एनर्जी, और ये क्या होंगी आपकी, हाईली डायरेक्शनल होंगी। इन्हीं को आप क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। इनको आप HOs से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो अगर एक लाइन में आपसे कोई पूछता है कि प्लीज़ स्टूडेंट आप बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो बेटा आप लोग क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals and redistribution of their energy leads to the formation of resultant orbitals having same energy and highly directional in nature known as hybrid orbitals, and all these phenomena, all whole phenomena is known as hybridization. मैं यहाँ पे hybridization की definition लिख भी दे रही हूँ, उसको आप लोग उतार लीजिए। The intermixing of AOs का मतलब atomic orbitals and redistribution of their energies leads to the formation of new orbitals having equal energy and highly directional is known as hybrid orbitals, and the whole phenomena
is known as hybridization। इसको उतार लीजिए। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के क्या रूल है, ठीक है। मिटा दो। लिख लीजिए आप लोग। नाउ रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको उतार लीजिएगा। और मैं जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ, ये हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी पूरी केमिस्ट्री में क्या होंगी, अप्लाइड होंगी। हाँ, 11th और 12th के अंदर इससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट नीट और जेईई मेंस में आपसे पूछा जाता है पर्टिकुलर एटम को दिखा के कि बताइए कि ये एटम जो है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। लेकिन 11th और 12th में ये कॉन्सेप्ट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही नहीं इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगी। इसकी इंपॉर्टेंस आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। और जब मैं 12th के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे भी आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगी, इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ पे भी है। अब आ जाइए रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। पहला रूल क्या है, देखिए सबसे पहला रूल ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं और जिनका एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम एटम की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये पहला एटम है और ये दूसरा एटम है, इन एटम की डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो रही हैं, आपस में मिक्स हो रही हैं हाइब्रिडाइजेशन के दौरान। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान ऐसा नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो मिक्स होने वाली एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं वो क्या होती हैं, सेम एटम की होती हैं। दूसरा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रही हैं वो लगभग सेम एनर्जी की होनी चाहिए। उनके मतलब ऐसा ना हो कि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग आपकी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ हो। हमेशा जब भी मिक्सिंग होगी तो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग क्या होगी, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो काफ़ी क्या होगा, लगभग समान होगा, या कंपेरेबल क्या होगा, कंपेरेबल काफ़ी कम होगा। तीसरा पॉइंट, मैं पहले पॉइंट्स लिख दूं, इसके बाद फिर और पॉइंट्स बताती हूँ। पहला पॉइंट क्या है आपका, द एओस का मतलब हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, द एओस ऑफ द सेम एटम हैविंग सेम और nearly same energy get involved in hybridization। सेकेंड पॉइंट क्या होगा आपका, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी उतने ही नंबर की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रही हैं तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी जनरेट करेंगी। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगी। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स undergo intermixing। जैसे मान लीजिए अगर आपकी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं तो आपकी 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगी, जनरेट करेंगी, ठीक है।
जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर ऑफ इक्वल एनर्जी। ठीक है, जितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी वो हर बात में सेम होंगी, लेकिन उनका शेप क्या होगा, वो आइडेंटिकल नहीं होगा। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू देयर शेप। फिर जो आपका 1 2 3 4, अब जो 5th पॉइंट है उसमें क्या होता है कि जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा क्या बनाएंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, दे नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। इस बात को बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जब दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कराते हैं केमिकल बॉन्ड में तो कह देते हैं मैम पाई बॉन्ड बन रही है। बट ये बात जाननी जरूरी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगी।